नमस्ते। अब हम यूनिट 10 द ग्रेट स्टोन फेज 2 के सेकंड पार्ट की रीडिंग करेंगे। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। कवि ने अपनी उंगली उस किताब पर रखी जिसे अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रीड दिस पोएम सेड ही, यू नो मी देन फॉर आई रोट दैम। तुमने ये कविताएं पढ़ी है, उसने कहा, तो तुम मुझे जानते हो क्योंकि मैंने इन्हें लिखा है। Again and again, Ernest examined the poet's features. He turned towards the great stone face, then back. He shook his head and sighed. अर्नेस्ट ने बार बार कवि के चेहरे को देखा। वह ग्रेट स्टोन फेस की तरफ मुड़ा, फिर वापस। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वाई आर यू सैड? इंक्वायर्ड द पोएट। तुम उदास क्यों हो? कवि ने पूछा। Because, replied Ernest, all through life have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems, I hoped that it might be fulfilled in you. क्योंकि अर्नेस्ट ने जवाब दिया, पूरी ज़िंदगी मैंने एक भविष्यवाणी के पूरे होने का इंतज़ार किया है, और जब मैंने ये कविताएं पढ़ी तो मुझे उम्मीद थी कि यह तुम में पूरी हो सकती है। यू होप्ड, answered the poet, faintly smiling to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. तुमने उम्मीद की थी, कवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कि मुझ में ग्रेट स्टोन फेस जैसा कुछ मिलेगा। मैं उसके जैसा बनने के लायक नहीं हूँ। एंड वाई नॉट? आस्क्ड अर्नेस्ट। ही पॉइंटेड टू द बुक। आरंट दोज थॉट्स वर्दी? और क्यों नहीं? अर्नेस्ट ने पूछा। उसने किताब की तरफ इशारा किया। क्या वे विचार अच्छे नहीं हैं? You can hear in them the distant voice of a heavenly song, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I lack faith in my own thoughts. Why, then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain? तुम उनमें दूर से किसी स्वर्गीय गीत की आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी, प्यारे अर्नेस्ट, मेरे विचारों से मेल नहीं खाती। मैंने बड़े सपने देखे हैं, लेकिन वे सिर्फ सपने ही रहे। कभी कभी मुझे अपने विचारों पर भरोसा नहीं होता, तो फिर अच्छे और सच्चे की सच्ची तलाश करने वाले तुम मुझे पहाड़ के सामने क्यों ढूंढने की उम्मीद कर रहे हो? द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। कवि उदास होकर बोला और उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। अर्नेस्ट की भी आंखें ऐसी ही थी। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place. Arm in arm, from there could be seen the great stone face. सूरज डूबने के समय, जैसा कि लंबे समय से उसका रिवाज था, अर्नेस्ट को खुली हवा में पड़ोसियों के एक ग्रुप से बात करनी थी। वह और कवि एक दूसरे का हाथ थामे मीटिंग की जगह पर गए। वहाँ से ग्रेट स्टोन फेस देखा जा सकता था। अर्नेस्ट threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. It was not mere breath that the preacher uttered, they were the words of life. अर्नेस्ट ने अपने सुनने वालों पर जानी पहचानी दया भरी नज़र डाली। वह लोगों से अपने दिल और दिमाग में जो था वह कहने लगा। उसके शब्दों में ताकत थी क्योंकि वे उसके विचारों से मेल खाते थे, और उसके विचारों में सच्चाई और गहराई थी क्योंकि वे उस जिंदगी से मेल खाते थे जो उसने हमेशा से जी थी। उपदेशक ने जो कहा वह सिर्फ सांस नहीं थी, वे जिंदगी के शब्द थे। A life of good deeds and selfless love was melted into them.
The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face, with the glory of white hair diffused about it. अच्छे कामों और बिना स्वार्थ के प्यार की जिंदगी उनमें घुल गई थी। कवि ने सुनते हुए महसूस किया कि अर्नेस्ट का जीवन और किरदार उसकी लिखी हुई कविताओं से कहीं ज़्यादा अच्छी कविता थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसने खुद से कहा कि उस सौम्य मीठे विचारशील चेहरे जैसा काबिल ज्ञानी कभी नहीं हुआ, जिसके चारों ओर सफ़ेद बालों की चमक फैली हुई थी। At a distance, but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mists around it, like the white hairs around the brow of Ernest. At the moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold, Ernest is himself the likeness of the great stone face." दूर से लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में ऊपर ग्रेट स्टोन फेस दिखाई दिया, जिसके चारों ओर सफ़ेद धुंध थी, जैसे अर्नेस्ट के माथे के चारों ओर सफ़ेद बाल थे। उसी पल अर्नेस्ट के चेहरे पर इतना बड़ा भाव आया कि कवि हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाने को मजबूर हो गया, "देखो देखो, अर्नेस्ट खुद ग्रेट स्टोन फेस जैसा है।" Then all the people looked and saw that what the poet said was true. The prophecy was fulfilled. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear wearing a resemblance to the great stone face. फिर सब लोगों ने देखा और पाया कि कवि ने जो कहा था वह सच था। भविष्यवाणी पूरी हुई, लेकिन अर्नेस्ट ने अपनी बात खत्म की, कवि का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे घर की ओर चल दिया। अब भी उम्मीद कर रहा था कि जल्द ही उससे ज़्यादा समझदार और बेहतर कोई आदमी आएगा जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा। नेथनियल हॉथॉर्न। ओके।